आदाब बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान शेख साहब। काफ़ी दिन के बाद इस स्टेज पर मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जो दूरियां हो गई थी वो इंशाल्लाह अब नहीं होंगी। मुस्तकिल जो वक्त पे प्रोग्राम आते रहेंगे, आपसे लाइव हाजिर होते रहेंगे। बहरहाल चुनाव निमट चुके हैं, नजीबाबाद नगर पालिका और दीगर नगर निकाय चुनाव निमट चुके हैं, लेकिन उसके बाद के हालात पर हमने सोचा कि कुछ गौर खोज करें और हमने एक टॉपिक भी आप लोगों को दिया था। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे, जो आज के हमारे मेहमान उनसे पूछना चाहेंगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक है कि नजीबाबाद में सिंबल पर चुनाव जीतने की परंपरा बदली या सियासत का रुख भी बदलेगा। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं navbharattime.com के व्लॉगर, पब्लिक ऑब्जर्वर के संपादक, चिंगारी अखबार के लेखक, सह संपादक, 30 साल नजीबाबाद में इसके आप प्रभारी भी रहे हैं और 1 दशक से इसके साथ 4 दशक से कम नजीबाबाद के अंदर अपनी पत्रकारिता से नजीबाबाद के लोगों को बराबर अपनी एजुकेशन देते आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके चुनाव सर्वे ख़ास तौर पर पालिका को लेकर 5 बार अब तक पूरी तरह से सही साबित हुए हैं। यहाँ तक कि जितने जीतने वाले दूसरे यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आने वालों के बारे में भी जो आज के हमारे मेहमान ने जो बात कही थी वो बिल्कुल साबित होती आ रही है। मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब इकबाल हिंदुस्तानी साहब का। कोई नाम ऐसा नहीं है जो तारुफ का मोहताज हो। इकबाल हिंदुस्तानी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। सलाम। हमारे नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बात को शुरू करते हैं। सर, नजीबाबाद में जो सिंबल पर चुनाव जीतने की परंपरा बदली या सियासत का रुख भी बदलेगा, ये हमारा टॉपिक है सर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा आता है कि जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने कभी नगर पालिका के मेंबरशिप का इलेक्शन नहीं लड़ा, चेयरमैनशिप का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, एमएलए या एमपी का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो चेयरमैन बन गए? सबसे पहले मैं सलाम नजीबाबाद चैनल के डॉक्टर वसीम बारी साहब, सहयोगी एंकर आफ्ताब आलम साहब और कैमरामैन फरमान शेख साहब तो सभी दर्शकों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही चुनाव आयोग, ज़िला प्रशासन, ख़ासतौर पर एसडीएम साहब, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब का निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात 4 लाइनों से शुरू करूंगा जी कि तू 2 कदम भी मेरे साथ चल नहीं सकता, तू 2 कदम भी मेरे साथ चल नहीं सकता, अगर तू मेरे उसूलों में ढल नहीं सकता, मेरे उसूल मुझे ज़िंदगी से प्यारे हैं, मैं तेरे वास्ते इनको बदल नहीं सकता। वाह, बहुत खूब। मैं तेरे वास्ते इनको बहुत बदल नहीं सकता। आपने पूछा कि अचानक ये नजीबाबाद की राजनीति में जो एक बदलाव आया चेयरमैनी को लेकर, सियासत को लेकर, आगे इसके क्या असरात हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मौज़म इंजीनियर चुनाव के मामले में एक बार उनको टिकट मिलते मिलते रह गया था जब वो बीएसपी में थे। एक बार उनको टिकट मिला और वो चुनाव लड़ना शुरू किया और उनका चुनाव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और लग रहा था लोकप्रियता के वो शिखर पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन अचानक पार्टी ने टिकट बदल दिया। जी खैर, ये बहुजन समाज पार्टी का और उनका अपना अंदरूनी मामला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो टिकट ना मिलना, टिकट मिलना फिर उसके बाद में बदल जाना, ये अपने आप में उसी वक्त से एक सिंपैथी मौज़म इंजीनियर साहब को मिलनी शुरू हो गई। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे नेता, हमारे पार्टियों के हाईकमान ये ऐसा समझते हैं कि हमने टिकट नहीं दिया या बदल दिया या किसी और वजह से कुछ और परिवर्तन कर दिए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक इतनी सीधी है, इतनी भोली है, इतनी हमसे जुड़ी हुई है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा वोट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है वसीम साहब, अब जो है बदलाव आ रहा है। आफ्ताब साहब, आप भी इस बात को नोटिस ले रहे होंगे कि जैसे अभी देखा आपने हाल ही में सपा का टिकट एक साहब को मिला। जी जी। उसके बाद में वो 24 घंटे नहीं 12 घंटे बाद ही बदल दिया गया। लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हो सकता है कि कुछ फीडबैक में कुछ मिलने में प्रॉब्लम हुई हो, देर हुई हो या पार्टी ने पुनर्विचार करा हो, एक बार बदल गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर वापस तीसरी बार बदल दिया, पहले वाले कैंडिडेट को दे दिया।
हम उसमें भी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे कि उसमें विधायक जी का हाथ था, चेयरमैन साहब का था, या कौन सी ताकतें थी, किसकी क्या अप्रोच थी, वो सपा का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मिथक। मिथक उसे कहते हैं कि जो होता नहीं लेकिन ऐसा लगने लगता है कि शायद ऐसा होता है। जैसे आपको हैरत भी होगी और शायद हंसी भी आएगी कि नजीबाबाद में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सपा जिसे टिकट दे देती है वो चुनाव जीत जाता है, खास करके इस इलेक्शन से पहले तक। जी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक मिथक था। कैसे? मैं लगभग 27 साल से नगर पालिका के इलेक्शन को बहुत करीब से देख रहा हूँ, विधानसभा के भी देखता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि बड़ा एरिया है, नगर पालिका छोटा एरिया है, शहरी क्षेत्र है, तो उसकी लगभग मैंने 2-2.5 हज़ार लोगों की एक लिस्ट बनाई हुई है। उसमें उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनके मोबाइल नंबर, उनका पार्टियों से और अलग अलग बिरादरियों से जुड़ाव, तो उससे मुझे सारी जो सैम्पल साइज़ है मेरा 76,000 की लगभग यहाँ पर मतदाताओं की लिस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि 2-2.5 हज़ार का सैम्पल साइज़ काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ होता है जी। क्योंकि आप देखिए 90 करोड़ हमारा देश का वोटर है, और कई चैनल वाले कुछ हज़ार लोगों से बात करके अपनी राय बता देते हैं कि साहब फला जीत रहा है, फला पार्टी जीत रही है। ये एक छोटा सा शहर है। जी, एग्जिट पोल निकाल जाता है। जी। तो उसमें मैं 2 बातों का ख्याल रखता हूँ कि लोगों से जो बात की जाए वो सीक्रेट रहे, और मेरा कहीं जुड़ाव या मेरा कोई अटैचमेंट या मेरा कोई नाम ऐसा न जुड़े पार्टी से या पर्सन से जिससे वो सही राय सामने ना आए। तो आपने जो ये बात पूछी, तो मैंने एक तो आपको बताई कि उनसे सहानुभूति हो गई थी। दूसरी मैं आपको बताऊं कि वो जो हाजियों के लिए काम कर रहे थे, प्लस उन्होंने कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, ब्लड कैंप लगाए, और कई सारे उनके सेवाएं रही हैं जो आपके और हमारे सामने हैं। लेकिन उस बंदे ने कभी उन सेवाओं को कैश नहीं करना चाहा, अपनी तरफ से राजनीति में उसे भुनाना नहीं चाहा। अब ऐसा माहौल बना कि कुछ लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप जो है ये सियासत छोड़ दीजिए, विधानसभा का जो चुनाव लड़ने का आपका सपना है, हमारी वजह से आप इसे छोड़ दीजिए, और आपको अगर काम करना है तो नगर पालिका एक छोटी सरकार होती है, जैसे सेंटर की गवर्नमेंट होती है ऐसे ही प्रदेश की सरकार होती है, ऐसे नगर लेवल की एक, जैसे ग्राम प्रधान होता है गांव का, ऐसे शहर का चेयरमैन जो होता है एक छोटी सरकार होती है, काफ़ी बड़ा स्टाफ और काफ़ी बड़ा फंड होता है उसके पास, और लोगों को जानकारी नहीं है, उसकी बहुत सारी मदें हैं जिसमें काम कर सकते हैं। लोगों ने एडवाइस करा, मौजूदा मीनी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जिस पार्टी में वो 15-20 साल तक थे, जिसके लिए मेहनत और पैसा और लगन वो लगा रहे थे, वो एक झटके में उन्होंने छोड़ दी। तो ठीक है, अब पब्लिक चाहती है तो मैं छोड़ दूँ, वो छोड़ दिया। वो बात पब्लिक को पसंद आई, तो उसके बाद में वो चेयरमैन के चुनावों की बात आई कि भाई जब पार्टी छोड़ दी तो कोई सिंबल नहीं लेना है, क्योंकि सिंबल का आपने देखा ही है क्या तमाशा होता है कि आदमी 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, और अचानक कोई आदमी हेलीकॉप्टर से उतरता है, वो सिंबल लेकर उड़ जाता है। तो उसमें कोई ये रहता है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई, नहीं तो फिर आप बगावत करके खड़े होइए। नहीं, एक बात से आपकी एक बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ कि उनका जो एक सन 2005 से एक हाजियों का कैंप का वैक्सीनेशन का चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बट ये जो आपने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर जो उनके कार्य खैर हैं, उसमें और भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। मैं क्या समझता हूँ कि हाजी फैसल साहब ने पिछले जो 4 से 5 साल गुजरे हैं, उन्होंने उसके अंदर काफ़ी गुरबा के लिए हाफ बांटना, गुरबा को कोविड का एक इतना बड़ा दौर गुजरा है, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी गरीब गुरबा की बहुत ज़्यादा मदद की है, जनता के बहुत करीबी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो टिकट वो गरीब गुरबा के मदद करना और स्पेशली विधायक जी की सपोर्ट होना, ये उनके काम नहीं आ पाया। देखिए, मेरे हिसाब से फैसल अच्छा लड़का है, उसने काम भी किया है और वो काफ़ी एनर्जेटिक है। और रहा इस बात का सवाल कि राजनीति में आरोप लगते हैं, आपने देखा कुछ चुनाव के दौरान जो है दूसरे प्रत्याशियों ने फैसल पर कुछ आरोप लगाए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो आरोप कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ना तो कोई उन पर मुकदमा कायम था जिस दिन तक उन्होंने नॉमिनेशन कराया, ना मैंने उन्हें शहर में कभी कोई ऐसा मामले विवाद में देखा। वो तो समाज सेवा में ही लगे, आवाम के बहुत करीब रहे, कई सालों तक। ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि चेयरमैन साहब भी 10 साल से काम कर रहे थे, और जो नगर पालिका से हट के अलग काम है वो काम भी कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। विधायक जी भी काम कर रहे थे, शहर के 2 बड़े केंद्र, सत्ता के केंद्र विधायक जी टिकट दिलवा के लाए, और चेयरमैन साहब 10 साल से काम कर रहे हैं, और नगर पालिका के अलावा भी काम कर रहे हैं लोगों के। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, तजुर्बेकार हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, उनके भाई हाई कोर्ट में जज हैं, उस बात का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि एक आपने लफ्ज़ सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी। जी, एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है कि जो अपने आप में आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये रेलवे की 2 लाइनों की तरह चलता है।
कैसे? आप किसी पोस्ट पर हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी बिल्कुल। जब आप पहले दिन शपथ लेंगे या उस पद पर आएंगे। लेकिन इसके पैरेलल जो दूसरी लाइन है, उसमें जो नाराज लोग हैं, मुखालिफ लोग हैं, वो भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। वो क्यों बढ़ती है, कभी इस पे हम गौर करें? क्योंकि जो पद पे होते हैं वो कहते हैं भाई हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं करा जिससे जनता को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे, या जानबूझ के हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे वो नाराज हों। वो है, वो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे नगर पालिका के काम से कोई आदमी आपके पास आया, आपने उसका वो काम करा दिया, वो ये मानता है कि आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया, आप नगर पालिका की पोस्ट पर बैठे हैं और ये उसका हक था, आपका फर्ज था। बिल्कुल। अगर आप नगर पालिका के किसी मेंबर के पद पे नहीं है, चेयरमैन के पद पे नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप जैसे पत्रकार हैं या डॉक्टर हैं, आप किसी को फ्री में दवाई दे देते हैं, डायग्नोज कर देते हैं, या आफ्ताब भाई किसी की कोई मदद कर देते हैं किसी काम में फ़ोन करके जान पहचान की वजह, तो वो इनका एहसान मानेगा क्योंकि इन पर कोई राइट नहीं है उसका। जी। लेकिन जो आदमी पद पे बैठा है उस पर वो अपना हक समझता है। अब हक समझने में क्या होता है कि वो, जैसे मान लीजिए स्कूल के एडमिशन का काम लाए, अब ये मैंने देखा कई बार विधायक जी भी, चेयरमैन साहब भी हमारे स्कूल के एडमिशन कराते हैं, जबकि वो नगर पालिका का काम नहीं है, लेकिन वो कराते हैं। थाने का काम लाया, वो भी कराते हैं। गरज ये कि मतलब जो भी मामलात हैं जो उनसे हो सकते हैं वो कराते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी मान लीजिए एडमिशन के लिए आया और कई आदमी आए, उनमें से कुछ ही लोगों को एडमिशन करा पाएंगे। 50 लोग आ गए, 100 लोग आ गए, तो आप एक क्लास तो नहीं बना सकते किसी स्कूल में। अच्छा, सबकी जिद ये होती है सेंट मैरी में करा दीजिए, MDS में करा दीजिए, साहू जैन कॉलेज में करा दीजिए, रमा जैन में, तो किस किस में कराएंगे? तो उसमें यहाँ तक मैंने देखा है कि इन लोगों की अच्छाई है कि ये लोग अपने पास से पैसा दे के, कई बार जो वो फीस होती है, जो माँ बाप गरीब होते हैं नहीं भर पाते, बच्चे उनके काबिल हैं, तो ये अपने पास से पैसा दे के करा देते हैं उन्हें एडमिशन। लेकिन फिर भी एक लिमिट है, सबके नहीं करा सकते। तो मान लीजिए आपने 10 के करा दिए, 20 के करा दिए, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये अपनी जेब से दे दिए, लेकिन 100 लोगों को नहीं करा सकते, 4 लाख रुपये नहीं दे सकते आप। सही बात। तो उसमें 80-90 लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी, आपका जो पहला सवाल था, मैं उस पर आ रहा हूँ, तो ये विधायक जी के खिलाफ भी थी और ये चेयरमैन साहब के खिलाफ भी थी, क्योंकि 10 साल से जितना ग्राफ उनका लोकप्रियता का बढ़ा, उतना ही मुखालिफों का भी बढ़ा, और कभी कभी वो मुखालिफों का ग्राफ लोकप्रियता वाले से बड़ा हो जाता है। जी जी। और विधायक जी के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, मैंने पिछली बार नोट किया, विधायक जी अच्छे इंसान हैं और लोगों के काम आते हैं, और आपने देखा होगा आप और हम कभी भी चले जाएं तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, नेचर बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा अटेंड करते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो मैंने एंटी इनकम्बेंसी वाली बात बताई, तो नतीजा क्या हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो लोग विधायक जी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, जबकि बड़ी तादाद ऐसी थी जो वोट देना चाहती थी, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वोट दिया। क्यों? कि वो देख रहे थे कि हमें बीजेपी की सरकार बदलनी है, हमें योगी जी को सीएम पद से हटा के अखिलेश जी को बैठाना है, तो विधायक जी को वोट देना पड़ेगा आपको, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो अब वो ये चुनाव आया चेयरमैन का, और विधायक जी अपने एक आदमी को टिकट दिलवा के लाए, वो टिकट कटा और वो टिकट दोनों ने दोबारा कराया, तो लोगों ने वो एंटी इनकम्बेंसी वाली नाराजगी इस चुनाव बढ़ गई है। नाज़रीन, आपके क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे। इसी बीच में हमारा एक जो सेशन, हेल्थ सेशन चल रहा है, इसमें हमारे सीनियर पत्रकार जनाब इकबाल हिंदुस्तानी साहब आप लोगों के जवाब देने के लिए बिल्कुल हाजिर हैं, और जो आप लाइव क्वेश्चन कर रहे हैं आफ्ताब भाई उसको बराबर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके पास आ चुके हैं, वो इस तरह बैठे हुए हैं। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो मैं एक बार भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे स्टूडियो में आए, ये हमारे लिए भी बात है, फख्र की बात है। लेकिन जहां तक इंजीनियर मौसम खान के चेयरमैन पद के चुनाव जीतने की बात है, उस पर मैं थोड़ा तबसरा करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी से जो हाजी मोहम्मद फैसल को टिकट हुआ, इसकी जगह हालांकि फिर टिकट कटा, फिर मौसम भाई को हुआ, खान साहब को हुआ, फिर फैसल साहब को हुआ, लेकिन इसके बीच एक प्रिंट मीडिया में न्यूज़ चली हाजी मोहम्मद फैसल को लेकर, भू माफिया का उनका रोल सब जगह बताया गया कि भू माफिया है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। हालांकि वो सही है या गलत है हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन पब्लिक के भी ऊपर उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इसी दौरान टिकट जो है मौजूद खान साहब के पास पहुँच जाता है टिकट कट करके, फिर तो लोगों का अचानक से वहाँ हुजूम लग जाता है, भीड़ लग जाती है और लोग उन्हें मुबारकबाद पेश करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है या लोगों का ऐसा कहना है कि अगर टिकट फैसल की जगह मौसम खान साहब को होता तो शायद आज चेयरमैनशिप के चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूँ।
मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ और मैं ईमानदार रहूँ अपनी पत्रकारिता के प्रति, और मैं उसमें धर्म या जाति या कोई अपना स्वार्थ न आने दूँ। बस सिर्फ इतने से फर्क है, और ये चीज़ आजकल रेयर हो गई, इसलिए मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। वैसे आपको बड़ा बनाती है। अब वैसे मुझ में कोई खास बात नहीं है, आप लोग भी बराबर के पत्रकार हैं, मेरे साथी पत्रकार हैं, और कभी मैं भी जूनियर था, मैं भी सीख रहा था, अब आप लोग सीख रहे हैं, तो आप भी बड़े बन सकते हैं सिर्फ इन मूल्यों की वजह से। क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूँगा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बंदा, कोई भी आदमी से आप पूछो भाई आप इनका आदमी है, तो बड़े फख्र से बताता है मैं फला का आदमी हूँ, मैं फला नेता का आदमी हूँ, जी जी, मैं फला पार्टी का आदमी हूँ, जी, मैं फला बिरादरी का आदमी हूँ। मेरा कहना यह है कि आप किसी के आदमी या किसी के बंदे ना बने, अल्लाह के बंदे बने, बिल्कुल उसूल के बंदे बने, ईमानदारी के बंदे बने। अगर आपको किसी का बनना है तो आप मतलब अपनी कुछ क्वालिटीज़ पैदा कीजिए जिसमें आप फख्र से कह सकते हैं कि भाई मैं ईमान वाला बंदा हूँ, मैं किसी आदमी का बंदा नहीं हूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं किसी का नहीं बंदा बनना चाहता अल्लाह के अलावा। क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि अगर मेरा ये पक्का यकीन है कि मौत ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ है, नुकसान फ़ायदा ऊपर वाले के हाथ है, इज्जत जिल्लत ऊपर वाले के हाथ है, दुख सुख ऊपर वाले के हाथ है, तो आफ्ताब भाई और वसीम भाई मुझे बताइए फिर कौन सी चीज़ ऐसी बची जो नीचे वाले के हाथ है? बिल्कुल सही बात। तो मैं तो अपना ईमान ये पुख्ता रखता हूँ, ऐसे ही पत्रकारों को रखना चाहिए और इस बात से ऊपर उठना चाहिए कि हम किसी के बंदे हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, कई उससे पहले नेताओं से बात हुई, कई और बड़े बड़े मंत्री, और उनसे भी मेरा इंटरव्यू में कई बार नोक-झोंक हो जाती थी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके फेवर में नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ किसी का, मगर मैं ब्लाइंड विरोध भी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं मुद्दों पे सपोर्ट करता हूँ और मुद्दों पे अपोज करता हूँ। सही बात, होना भी ऐसी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने टिकट वाली बात कही कि टिकट अगर मौज़म खान साहब को होता तो शायद पिक्चर कुछ और होती, उसमें मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो टिकट को लेकर ड्रामा हुआ लखनऊ में, और एक बुजुर्ग आदमी, मैंने देखा एक वीडियो आया था, वो दीवार का सहारा लेके वहाँ इंतजार कर रहा है। इतना बड़ा पार्टी है, इतना बड़ा दफ्तर है, इतना चंदा लोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें एक ऑफिस ऐसा नहीं बन सकता जहाँ पर लोग बैठे हों। जैसे आप लोगों का अस्पताल होते हैं, बड़े क्लिनिक होते हैं, उसको नंबर आता रहता है बाकायदा, जी, जी, जी। जिससे मिलना है, उसका एक टाइम होता है 11:25 पे फला नेता से मुलाकात होगी फला की, लेकिन वो लाइन लग रही है और वो है सिक्योरिटी वाले हड़का रहे हैं। उस वीडियो का भी इम्पैक्ट दो तरीके से पड़ा था। कुछ लोगों ने उसे मजाक के तंजे तौर पे लिया, लेकिन कुछ लोगों को उसे सहानुभूति भी मिली। जी जी, खान साहब की मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी पोजीशन बना देना, मतलब कि आपके जो सीनियर लोग हैं, जो चेयरमैन पद पे रहे, विधायक पद पे रहे, उनको मिलने के लिए वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अरे वो सब आराम से बैठे, जब उनकी बारी आए उनको टाइम मिल जाए, कॉमन हॉल बनाया जा सकता है, एक सिस्टम बनाया जाए। सही बात। अच्छा, दूसरे आप पैसे भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं टिकट बेचने के, बल्कि पार्टी फंड में एक सहयोग राशि सब लोग देते हैं, तय होता है वो, तो वो सहयोग राशि है मेन। हाँ, उस सब के बावजूद आप सुविधा नहीं दे रहे, तो इसका नतीजा ये हुआ, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मौजूदा इंजीनियर ने मौके पे छक्का मार दिया। वो कैसे? वो घर घर लोगों के गए, जब लोग लखनऊ में चक्कर काट रहे थे टिकट लेने के लिए, तो वो लोगों के यहाँ घर घर जा रहे थे और दस्तक देके ये कह रहे थे कि मैं तो आपसे टिकट लेने आया हूँ, वो लखनऊ में टिकट लेने गए। ये जनता ने टिकट, ये जनता ने बहुत अच्छा पॉइंट ले लिया कि देखिए ये आदमी हमें इतना वेट दे रहा है, वो आदमी उन्हें इतना वेट दे रहे हैं, वहाँ लाइन लगानी पड़ रही। और साथ साथ उन्होंने ये भी सोच लिया, जनता को इस बात को मनवा दिया कि जो वहां से टिकट ला रहा है ना, और ये ठेका ले रहे हैं कि भाई अगर जिसको हम टिकट दे देंगे वो ही जीत जाएगा, XYZ कोई भी हो, तो अब इस परंपरा को हम खत्म करके दिखलाएंगे, जो हमसे टिकट मांगना है हम उसको जिता के दिखलाएंगे। एक फायदा ये मिल गया उनको। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक ये था कि जो आप बता रहे हैं मौज़म खान साहब के पास और फैसल के पास, उनके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट थे। फैसल चुनाव नहीं लड़ रहे थे, विधायक जी ने जब टिकट दिलवाया तो विधायक जी की प्रतिष्ठा जुड़ गई उनके साथ। मैं अपनी बात बताऊं आपको, आप मेरा अभी वसीम भाई बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर गए, बता रहे थे कि मेरा सर्वे सही साबित होता है, ये साबित हो गया, इस बार वोट भी उतने ही पता लग गए, सब आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जब 15 दिन पहले टिकट मिला तो वसीम भाई मेरी राय बिल्कुल अलग थी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से 25 साल से मान लीजिए चुनाव जीतता आ रहा साइकिल के सिंबल वाला, तो ये भी धीरे धीरे करके आखिर में वहीं आ जाएगा और इसको भी विधायक जी का वोट मिलेगा, कुछ अपना वोट मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है इनको जीत मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन और लोगों को वेट करना पड़ा 3 मई तक का, जब वोटिंग हुई 4 मई को। मैंने एक हफ्ते बाद ये परख लिया कि अब की बार नजीबाबाद में सिंबल पे जीत नहीं मिलेगी। क्यों? हुआ ये कि मौज़म खान साहब ने नाराज़ होकर उनका टिकट क्योंकि मिल गया था और फिर छिन गया था, और वो अच्छे दमदार उम्मीदवार थे, तो नतीजा ये हुआ कि मौज़म खान साहब ने सारा जोर फैसल को डाउन करने पर लगा दिया। हाँ, ऐसा महसूस हुआ है। नहीं, उनकी सभाओं से, उनके बयानों से हार में खान साहब की जीत है। हाँ, अपनी जीत नहीं जा रहे, वो हाँ, फैसल की हार जा रहे हैं। और उससे ये हुआ कि मैंने उनके तमाम भाषणों को देखा, रिकॉर्डिंग देखी, वीडियो देखी, तो उन्होंने मौज़म इंजीनियर पे एक लफ्ज़ नहीं कहा
ना मौजम इंजीनियर उनके बारे में बोला, ना फैसल के बारे में बोला। पब्लिक ने भी ये महसूस करा कि ये लोग तो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप में लग गए हैं कि तुमने 10 साल में क्या करा, तुमने 25 साल में क्या करा। मौजम इंजीनियर उससे सबसे परे रहे। और इसमें एक पॉइंट ये था मेन, जिसमें आपने भी नोटिस लिया होगा कि अगर मान लीजिए इलेक्शन मौजम खान साहब को जीतने की नीयत से लड़ना था तो वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल मतलब वो हो सकते थे, लेकिन वो कानून ज़्यादा जानते हैं और अच्छी शख्सियत के, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा, उनसे बात करो तो बड़ा मजा आता है बात करके, ज़्यादा लगता है पढ़े लिखे आदमी से आप बात कर रहे हैं। सही। लेकिन वो राजनीतिक गलती कर गए मेरे हिसाब से। वो क्या, वो गलती ये थी आफ्ताब भाई कि उन्होंने जितना जोर फैसल को आउट करने पर लगाया तो उससे फैसल बॉटम आउट हो गए। बॉटम आउट होने का मतलब ये होता है कि पहले मैं ये मान के चल रहा था कि एक को 8,000 वोट मिलेंगे इन्हें, एक को 10,000 मिलेंगे, एक को 12,000 मिलेंगे, 12,000 वाला जीत जाएगा और 12,000 वाला 10 पे भी आ सकता है, 10 वाला 12 पे भी जा सकता है। लेकिन इन्होंने इतना जोर लगाया कि वो 3,500 पे आ गया। वरना क्लोज फाइट होने की उम्मीद थी। बिल्कुल, बहुत क्लोज फाइट होती। अच्छा, उसमें एक गलती कहाँ पर हुई, और जो मेरा अपना अंदाजा हो सकता है गलत हो, मौजम साहब, मौजम इंजीनियर साहब या खान साहब मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, उनके समर्थक भी नाराज ना हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि एक गलती ये हुई कि जब वो बॉटम आउट हुआ तो ये समझ रहे थे कि ये सपा का वोट बैंक है जो फैसल के पास है और जो मेरे पास है, अगर वो वोट बैंक उधर से मेरे पास आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि फैसल के पास जो भी वोट थे वो वोट थे जो मौजम खान साहब को हराना चाहते थे, उनसे नाराज थे, वो दूसरे गुट के वोट थे जो विधायक जी के गुट के साथ थे। बिल्कुल। तो वो वोट इधर नहीं आ सकते थे इनके पास, वो वोट वहां जाएंगे जो मौजम खान साहब को हरा सकता है। ये बात तो है कि इस बार पिछले 10 साल का जो पीरियड गुजरा है, इस बार नजीबाबाद की जो आवाम थी वो बदलाव चाहती थी और बदलाव के रूप में वो दोनों ये आपस में लड़ पड़े और इंजीनियर साहब को उसको फायदा मिला। मैं उसी कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि जब वो वोटर वहां से हटा जो कि चुनाव से एक दिन पहले तय करता है कि भाई साइकिल वाले के पक्ष में जाना है, जिसे आम बोलचाल में शहर के लोग बोलते हैं लोटा नमक हो गया। जी जी जी। तो उस दिन उन लोगों ने तय करा कि आज साइकिल वाला बहुत कमजोर है, खान साहब मजबूत हैं, और लेकिन खान साहब के साथ एक दिक्कत यह है कि वो 10 साल से चेयरमैन है, उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनके साथ सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो मौजम इंजीनियर एक ऐसा उम्मीदवार बचता है जिसके साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो इन दोनों को झगड़े में छोड़ो और उधर चलो। और उधर जाने से क्या हुआ, जो गैर मुस्लिम वोट थे मौजम इंजीनियर साहब ने शुरू से उन्हें साथ लेके चले, बड़ी लिबरल छवि लेके चले। मौजम खान साहब भी बहुत सेकुलर आदमी है, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चले, अपने 10 साल के कार्यकाल में काम भी कराए, लेकिन उनकी उससे ज़्यादा लिबरल थी जो वो लेके चल रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि उनके साथ हिंदू वोट भी आ गया, उनके साथ साइकिल वाला वोट भी आ गया। और ये देख के आपने देखा होगा चुनाव में 2-3 हज़ार वोट ऐसा होता है, फ्लोटिंग वोट, जो आखिर में ये तय करता है कौन जीत रहा है, कौन जीत तो वो उसके साथ आ जाता है। 3 बजे के बाद जो पड़ता है वो उसी के साथ। तो जो 8,000 10,000 वोट पे खड़े थे मौजम इंजीनियर, एक ही दिन में 17,000 वोट पे पहुंच गए। यहाँ मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी यहाँ का शहर में काफ़ी लोगों से बात हुई, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हिंदू वोट जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ मौजम इंजीनियर की तरफ, क्योंकि 7,500 के आसपास अब्दुल अकबाल को वोट मिले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अक्सर यही वोट मिलते हैं। तो ऐसे में ये कहना कितना मुनासिब होगा कि हिंदू वोट भी मौजम इंजीनियर को मिला है? देखिए, उसके लिए मैं आपको जो बात कहूँगा वो सिर्फ इसलिए मत मानिए कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपको तथ्यों से और सबूत से बताऊँगा। आप 2011 का गूगल करके सेंसस खोलिए, उस सेंसस में आपको नजीबाबाद की आबादी के रेशो मिलेगी, उस सेंसस में आपको धर्म के आधार पर आंकड़े मिलेंगे भारत सरकार के, मेरे नहीं है वो। उसमें 2011 के सेंसस में 27% हिंदू आबादी है, बाकी की कुछ 1% के लगभग पॉइंट सिख और ईसाई और लोग हैं, बाकी की मुस्लिम आबादी है। अब मेरा मानना यह है कि चूँकि हमारी जो हिंदू भाई हैं वो परिवार नियोजन भी ज़्यादा अपनाते हैं, उनमें प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा है, उनमें एजुकेशन भी ज़्यादा है, उनमें माइग्रेशन भी ज़्यादा है। बिल्कुल। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ है कि वो 27% का जो आंकड़ा है, अब 12 साल बाद 2023 चल रहा है, तो कम से कम वो 22-23% पर आ गया। तो आप अगर 22% के हिसाब से उनका वोट निकालेंगे तो उन्हें कम से कम आप मान के चलिएगा कि 9,000 वोट पड़ा है उनका, हिंदू का सभा में लगभग 11,000 के आसपास वो पड़ा था ना। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए उनका वोट, अगर मान लीजिए 11 नहीं, अगर मान लीजिए अब की बार जो वोट पड़ा है वो 9,000 9,500 के लगभग है, तो उन्हें जो 7,500 बीजेपी को मिला है, उसमें से जो बाकी का 1,500 या 2,000 वोट है उसका एक बड़ा हिस्सा मौजम इंजीनियर को मिला है। छोटा 500 वोट में 100-200 वोट सबको और कैंसिल वालों में शामिल है, तो उनको बड़ा हिस्सा मिला है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं पिछली बार भी इतने वोट था बीजेपी का, तब कहाँ पड़ा था वो? आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा, मैं एडवांस वसीम भाई जवाब दे दूँ उसका। दरअसल पिछली बार जब वो चुनाव हुआ था तो उसमें वो वोट मौजम खान साहब को मिला था, और वो इसलिए मिला था कि उन्हें लड़ाने वाले शहर के बहुत बड़े राजनीति के चाणक्य, जिन्हें मैं कहता हूँ, जो 25-30 साल से नजीबाबाद की राजनीति को मुतासिर कर रहे हैं,
कामरेड रामपाल, उन्होंने नईमा यास्मीन का चुनाव भी लड़ाया था, नईमा यास्मीन जीती। उन्होंने तस्लीम भाई का चुनाव भी लड़ाया, उन्होंने मौजम खान साहब का भी चुनाव लड़ाया। अब की बार वो उन्हें छोड़ के वहाँ चले गया, मौजम तो वो जीत गया। बिल्कुल सही है। क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, जो किला माना जाता है, वो किला ध्वस्त हो चुका है और अब जनता नजीबाबाद की आवाम किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुख करने के लिए तैयार है? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये अभी हमारा जानना या समझना जल्दी होगा कि अभी 4 साल चूँकि विधानसभा के इलेक्शन में है, लोकसभा के इलेक्शन में 1 साल है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन की आप कंपेरिजन चेयरमैनी से और चेयरमैनी का विधानसभा से नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? अभी मैं डेटा देख रहा था, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार जीत के आई थी। बाद में आखिर वो सरकार बदल भी गई, आपने देखा, लेकिन जीत के आई थी मेजोरिटी से पिछली बार, बाद में बदल गई। वहाँ पर तीनों राज्यों में मिला के 65 लोकसभा की सीटें हैं। आपको जान के हैरत होगी, 62 सीटें बीजेपी के पास हैं और तीनों राज्य कांग्रेस जीत रही। ऐसे दिल्ली में आप देखिए कि आप पार्टी जो है 3 बार चुनाव जीत चुकी और बड़ी ज़बरदस्त मेजोरिटी से जीती, 7 सीटें बीजेपी के पास। सही बात। तो इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि जहाँ जहाँ राज्यों में हमारी विधानसभाओं में जो पार्टी जीत रही है वो ही उसमें जीतेगी। एक बात। दूसरी बात क्या है, जो हमारा ये चेयरमैनी का चुनाव है, इसमें नगर पालिका में ये होता है कि हमें कोई ऐसा डर नहीं होता कि इससे सरकार बन जाएगी या गिर जाएगी या हमारा नेता, हमारी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। इसमें एक लोकल लेवल पर होता है कि जिस शहर में जो बन गया वो सरकार, एक लोकल सरकार चलाएगा और उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो पार्टियां दावा करती हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो ग्रांट है या सुविधाएं हैं, योजनाएं, वो सब कम ज़्यादा आती जाती रहती हैं और अपने संबंधों पर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका विधानसभा पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे पिछले दिनों वसीम कुरैशी जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से बीजेपी की टिकट पर, चेयरमैनी का। अब वो पार्टी की जो भी अंदरूनी वजह रही हो वो नहीं लड़े, लेकिन उनकी इस दौरान ये इमेज बन गई कि वो बंदा कुछ देना चाहता है नजूबाद के लिए, कुछ करना चाहता है, तो उसमें वो टिकट भले नहीं मिला। अब ये सुनने में आ रहा है कि वो विधानसभा में शायद उनको रोक कर रखा, संभाल कर रखा है, विधानसभा में आएंगे। तो एक चीज़ हो सकती है जो मुझे लगता है, पिछला जो अभी ये इलेक्शन गया है इसमें तो चूँकि किसानों की नाराज़गी थी, एक बिरादरी विशेष की नाराज़गी थी, तो उस वजह से अंतर 20,000 का हो गया था नजूबाद में, वरना अक्सर 2,000 का, 79,000 और 81,000 पे हार जीत रही है। तो मान लीजिए वसीम कुरैशी लड़ते हैं और उनकी बिरादरी का जो बड़ा वोट बैंक है वो उन्हें मिल जाता है और कुछ वो काम इस तरह के करते हैं समाज सेवा के 2-4 हज़ार 5,000 वोट और ले आते हैं, तो इतने में 5-10 हज़ार से हार जीत हो जाएगी। तो ये समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन मैं तब तक इस चीज़ को नहीं मानूंगा जब तक एक पार्टी विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष में पक्षपात रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि उस सिंबल पे मुस्लिम वोट करेगा। मैंने समाजवादी पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछा, वो इसलिए पूछा क्योंकि नजीबाबाद ही नहीं, हमने देखा जलालाबाद में किसी ने समाजवादी पार्टी का टिकट ही नहीं मांगा। सहारनपुर से खुर्शीद मंसूरी पहले समाजवादी से जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट ही नहीं मांगा। और नगीना हमारे आसपास का एक क्षेत्र है, वहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवार ही हमेशा जीतता है। तो लेकिन हाँ, ये विधानसभा में हमने देखा है एंटी इनकम्पेंसी थी विधायक के खिलाफ, लेकिन वहाँ वो दूसरा मैटर आ गया कि सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, तो उसका फायदा उन्हें मिला और समाजवादी पार्टी इसकी सीट निकालने में सफल हुई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इस सिचुएशन में, जैसे आपने वसीम कुरैशी का जिक्र किया, अगर वसीम कुरैशी इस पोजीशन में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते तो क्या वो कुछ समीकरण और हो सकते? नहीं, निर्दलीय में नहीं लड़ सकते। बल्कि मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ वसीम कुरैशी अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, समाज सेवा करना चाहता है, कुछ सुविधाएं दी हैं, कुछ और देने का वायदा किया है। इस सब के बावजूद जो मेरी अपनी स्टडी है, हो सकता है वो स्टडी गलत हो, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम सोसाइटी से या हिंदू सोसाइटी से जो बातचीत करता हूँ उसके हिसाब से मुझे 2 बातों पर शक है, हो सकता है वो गलत साबित हो जाए जी। किसी मुस्लिम को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद में जो हिंदुओं के दिमाग में एक मुसलमानों को लेकर छवि बना दी गई है, उनका वोट मिल जाना और उस बीजेपी के सिंबल पे मुसलमानों का वोट लग जाना, ये मैं ट्रायल देखूंगा। मैं इसके बारे में ये भी नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मैं इसके बारे में दावे से ये भी नहीं कह रहा कि मिल ही जाए। अगर निर्दलीय रूप में नहीं, निर्दलीय तो देखिए, मुझे लगता है कि जो चुनाव है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि ये जो इमेज थी उनकी इंजीनियर मौजम की, उन्होंने जो अपना बेस बनाया हुआ था वो बेस अभी वसीम कुरैशी का नहीं बना था। तो वो अगर निर्दलीय लड़ते तो वोट काट सकते थे, वो उनकी जीत का अंतर कम हो जाता, जैसे वो 9,500 वोट से जीते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर भी इंजीनियर मौजम भारी पड़ते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूँ आपको, जो मैंने शुरू में कही थी कि देखिए टिकट का एक भ्रम बना हुआ है नजीबाबाद में कि सिंबल वाला जीत जाता है जी। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा पीछे चलें, मैं वो डेटा लेके आया हूँ, अगर आप कहेंगे तो आपके दर्शकों के सामने रख दूंगा
कि पहला चुनाव जो नईमा यास्मीन लड़ी और उनको नईमा यास्मीन कोई पॉलिटिकल वो नहीं थी फिगर, और उन्होंने कोई मेंबरी का चुनाव भी नहीं जीता था, जो अभी आपने बात कही थी, लेकिन उनको जो सिंबल मिला और वो चुनाव जीत गई। तो वो सिंबल जब मिला तो चुनाव में उनके खिलाफ सुरेश चंद कड़वाल नाम के एक शख्स खड़े थे, और इत्तेफाक से उनका शराब का कारोबार था, लेकिन वो बड़ी अच्छी समाज सेवा, बड़े मुसलमानों में भी अच्छी इमेज, रोज़ा अफ्तार कराना, उनके लिए वहीं वजू का नमाज का इंतजाम कराना, लोगों से मिलना जुलना, ईद पे 26 जनवरी में सब लोगों को बुलाना, वो बड़ा मिलनसार काम करते थे। यहाँ तक कि जो शोभा यात्रा निकालते थे उसमें भी मस्जिद के सामने वो कोई नात या कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़वाते थे कि ताकि सब लोग मिलजुल के उनसे रहें। लेकिन फिर भी वो जो मुसलमानों में नहीं बल्कि छवि बन जाती है, हाँ वो एक छवि बन जाती है, बीजेपी की छवि या हिंदू मुस्लिम की छवि। अगर नजीबाबाद में नरेश चंद अग्रवाल जैसे शख्स हस्ती नहीं जीत सकते तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम का मामला पर कोई और टाल नहीं कर सकता। ऐसा मेरे सोचना है, हो सकता गलत हो। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार सुरेश चंद कड़वाल हारे, उसके बाद में फिर तस्लीम भाई टिकट लाए, फिर सुरेश चंद कड़वाल खड़े थे, फिर वो हारे, फिर उसके बाद में जो है दूसरी बार तस्लीम भाई टिकट लाए तो सुरेश चंद शर्मा खड़े थे चश्मे वाले बीजेपी से, वो हवा में उड़ गए, बिल्कुल उनका मुकाबला ही नहीं हुआ उनसे। मुकाबला हुआ मौसम खान एडवोकेट साहब से, वो 8,000 वोट लिए थे, उन्होंने 20,000 वोट लिए थे, 12,000 से हराया उन्होंने। उसके बाद में दोबारा से जब मौसम खान एडवोकेट साहब की बारी आई तो तब टिकट पे नहीं हुआ था चुनाव, फ्री कर दिया था सबको। तो आप देखिए 6,500 वोट विधायक जी की पत्नी को मिले थे और 12,000 वोट उन्हीं को मिले थे मौसम खान साहब को, और इसके अलावा 2,000 3 लोग और वोट ले गए थे, जो रफीक ठेकेदार खड़े थे, एक वसीम एडवोकेट खड़े थे, और इसके अलावा और 2-3 उम्मीदवार थे। तो गरज ये वोटों का बंटवारा होने के बाद में जो सबसे मजबूत उम्मीदवार था बिना सिंबल के वो जीत के आ गया था, और ये आखिरी चुनाव था सबिया निशात जी का जिसमें सिंबल मिला, और उनके मुकाबले पे कोई ऐसा हस्ती नहीं थी। एक बीएसपी का एक आदमी खड़ा था, वो नया था, आपने शाहनवाज मंसूरी, तो उनको 6,000 वोट मिले थे। तो मेरा कहना यह है कि ये मिथक है कि वो सिंबल पे नहीं जीत रहे थे, बल्कि जो मुस्लिम हस्ती मजबूत थी वो जीत रही थी, और ये अब की बार साबित हो गया कि अब की बार लगा कि सिंबल वाला कमजोर है तो मजबूत के साथ चले गए। ये यहाँ मैंने एक बात और नोटिस करी पिछले चुनाव में कि आंकड़ों से कि जब शाहनवाज मंसूरी को 6600 के करीब लगभग वोट मिल सकते हैं तो नजीबाबाद के और नेताओं के भी हौसले बढ़े कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी मैदान में आ सकते हैं, और इसीलिए इस बार जो है संख्या ज़्यादा रही चुनाव में। जी मैं एक सवाल करना चाहूँगा इकबाल भाई, समाजवादी पार्टी को लेकर करना चाह रहा हूँ। अभी हाजी फैसल साहब ने 5 साल 10 साल पूरी मेहनत करी और समाजवादी पार्टी के लिए जम के मेहनत की है, ये तो समाजवादी के लिए की है। दूसरी तरफ उन्होंने जो नजीबाबाद के लोग हैं उनके लिए भी बेपनाह उन्होंने मेहनत की है, कहीं लिहाफ दिए हैं, किसी को ज़रूरत खाने किट की है, किट पहुँचाई है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए, ये तमाम एक अच्छी छवि उन्होंने बना के रखी है। लेकिन सपा से एक तबका जो को सपा जिसको अपना वोट बैंक मांगती है, एक ख़ास तौर से मैं मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूँ, उसकी नाराज़गी, अखिलेश से नाराज़गी की वजह शायद मुझे 2 लगती हैं। चाहे हो सकता है आज़म साहब के केस में कुछ दिलचस्पी ना रहना, हालिया में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं, अखिलेश जी उस पर चुप रहे हैं, बाद में कुछ बोलने लगे हों तो हो सकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसा तो नहीं कि वहाँ का इम्पैक्ट जो है नजीबाबाद के चुनाव पर पड़ा हो। अब आपने हाजी फैसल साहब के चुनाव पर मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ वसीम साहब जी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बाहर के उदाहरण दूंगा। यूपी के जो और शहर हैं जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, बरेली है, अलीगढ़ है, वहाँ भी कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, और इत्तेफाक से जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनौर टाइम ग्रुप में अब से 30 साल पहले काम किया था, अब कुछ साथी वहाँ पर पहुँच गए। एक साहब तो अमर उजाला के प्रधान संपादक बन गए। अच्छा, तो उनसे बात होती रहती है अक्सर, और कुछ लोग हैं ऐसी जानकारी में जो अक्सर व्हाट्सएप के जरिए अपनी तो उन्होंने बड़ी अच्छी अजीब कुछ बातें बताई। नजीबाबाद में तो खैर ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, नजीबाबाद के दोनों नेताओं को आप और हम करीब से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तस्लीम भाई हैं और हमारे मौजम खान एडवोकेट साहब हैं, दोनों बड़े अच्छे मेहनत कर रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, काम आते हैं लोगों पे, छोटी मोटी शिकायतें चलती रहती हैं, बिल्कुल, दोनों बड़े भाई हैं हम लोगों के। लेकिन मुझे उन लोगों ने जो बातें बताई उन्हें सुन के मेरा दिमाग घूमा, मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग एक वजह से हो रहा है। वो क्यों? वो ये हो रहा है कि देखिए लोग वोट देते हैं कि सत्ता में आए पार्टी, सत्ता में आने के बाद में हमारे हकों को आगे बढ़ाए, हमारे काम करे जो जायज़ काम, वो सत्ता में नहीं आ रही 2 बार से, बिल्कुल। अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ नहीं आ पा रहा है। बहरहाल, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी लोगों की ये उम्मीद होती है कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म हो, कोई ज्यादती हो, कोई नाइंसाफी हो, जैसे सवाल खड़े करें, जैसे एनआरसी हुई आपने देखा, जी, एनआरसी में वर्ग विशेष के खिलाफ कानून बनाया गया, जब वो आंदोलन करने सड़कों पर उतरे तो उन्हें टारगेट किया गया, बिल्कुल, ये सबके सामने है। उसमें हम यहाँ तो खैर लोगों का बड़ा अच्छा रोल रहा हमारे विधायक जी का और चेयरमैन साहब का। बाहर मुझे खबर मिली सपा के नेता छुप गए जाकर, अच्छा, आए नहीं लोगों के बीच में,
लोगों को पकड़ लिया गया, उनको मुकदमे किए गए, थाने में रखा गया उनको, और वो उन्होंने अपने आप ही अपना जैसे तैसे करके बचाव किया, लेकिन लोगों को उन्हें छोड़ दिया उनके हाल पर। और मुझे अभी बरेली के एक पत्रकार साथी बता रहे थे, हालांकि वहाँ महानगर पालिका है कई जगहों पर, लेकिन जो उनसे लगी हुई नगर पालिका है, उन्होंने एक अजीब बात बताई। बोले कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो जो नेता थे वहाँ के, विधायक और मंत्री और चेयरमैन, ये इस तरह के, और वो सब अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड क्यों हुए? कि तमाम लोग उनके पास मदद मांगने आ रहे थे, और हम भी जानते हैं इस बात को कि उनके कोई तनख्वाह तो है नहीं कि वो उससे सब लोगों की मदद कर दें, लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ना करके वो अंडरग्राउंड हो गए और अपने फार्म हाउस पर जाके छुप गए, कोई होटल में जाके छुप गया, कोई कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाके चला गया। लेकिन गलती कहाँ कर गए वसीम भाई? वो आप और हम पत्रकार हैं, आफ्ताब भाई आप समझ सकते हैं, वो ये समझ रहे थे कि वहाँ जाने के बाद में लोग हमारी बात मान लेंगे, भाई हमें तो कोरोना हो गया, विद फैमिली कोरोना हो गया, हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने जब उनको कॉल किया, लोगों ने जब उनको SMS किया, तो आजकल आप भी जानते होंगे चीनी ऐप ऐसे आ गए हैं कि उससे ये पता लग जाता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। तो लोगों ने पता निकाल लिया कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप रजिस्टर तक चेक कर लिया हॉस्पिटल्स के जहाँ वो बता रहे थे। और अब जो है ये जिन लोगों के जानकार या दोस्त सर्विलांस में होते हैं, पुलिस के सर्विलांस में, वहाँ पर आप मोबाइल का नंबर लगाइए, पता लग जाएगा लोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने निकाल लिया पता, वहाँ बरेली के, अलीगढ़ के, और मुझे बता रहे थे लखनऊ के लोगों ने, नजीबाद में तो खैर बहुत अच्छे नेता हमारे, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो उन्होंने पता निकाल लिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये विद फैमिली बीमार नहीं है और ये अपने फार्म हाउस में मस्ती कर रहे हैं। तो वो जो नाराजगी थी आफ्ताब भाई, जो आप बार बार पूछ रहे हैं मुझसे, वो नाराजगी आप निकाली लोगों ने। अब वो जब उनको भाई उस नाराजगी किसी से और असर किस पे पड़ा? किसी और पे पड़ा। पूरी पार्टी से निकाली। अखिलेश जी जो आपने बात कही कि आजम खान साहब के साथ जो हुआ, NRC में जो हुआ, डॉक्टर कफील के साथ जो हुआ, हालिया में कुछ मसाले आए हैं और अखिलेश जी उस पर खामोशी अख्तियार की है। गोमांस को लेके जो हो रहा है, मोब लिंचिंग जो हो रही है, अखिलेश जी क्या करते हैं? एक ट्विटर पे एक ट्वीट कर देते हैं। तो ट्वीट से राजनीति नहीं होती ना। आप सड़कों पर उतरिए, कर्नाटक में आप देखिए डी शिव कुमार जो हैं वो पुलिस का वो उस पर खड़े हुए हैं और गिरफ्तार होने के लिए तैयार है जाने के लिए। वहाँ पर सिद्धरमैया और जो पूरी पार्टी की है वो संघर्ष कर रही है और खुलकर बोल रही है कि ये गलत है और ये सही है। यहाँ पे नजीबाबाद में भी ये बात देखने में आई है, लोग कहते हैं हमसे और नाराज रहते हैं कि हमारे यहाँ के लोकल नेता तो खुद पुलिस को घर पर बुला करके बंद हो जाता है। ये रहा कि भाई जो है बंद कर दिया पुलिस ने, कहीं निकलने से बचते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, एक बात और आपको बताऊँ, उन्हीं लोगों को नजर बंद कर दिया जाता है जो नजीबाबाद के बाहर के सपा नेता हैं, उन्हीं के रेफरेंस से एक बात और बताऊँ जो नाराजगी पता लगी मुझे जी, कि जैसे लोग क्या करते हैं अपने यहाँ शादियों में बुलाते हैं, तो लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर प्लेट का सिस्टम होता है, तो उन लोगों को बुलाते हैं, वो लोग जाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। अब उन्हीं लोगों ने आफ्ताब भाई जब शादी करी अपने बच्चों की, यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होता, यहाँ तो बुलाते हैं सब लोगों को, तो उन्होंने चुपचाप 5-10 लोग ले जाकर बाहर शादी कर ली, किसी ने फार्म हाउस पे, किसी ने दिल्ली में, किसी ने लखनऊ में। तो वो अलीगढ़ वाले मुझे बता रहे थे पत्रकार साथी, उससे बड़ी नाराजगी हुई। अरे भाई एक बात बताओ, 1 लाख की आबादी है, क्या 1 लाख की आबादी को इन्वाइट कर लिया कोई? मेरी समझ में नहीं आ रहा नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब बात कर रहे हैं मतलब वो लोग। अब बताइए 1 लाख लोगों को। जो मेरी एक बात थी ना, मैंने कहा था अभी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है फरकान खान साहब, वो कह रहे हैं मौजम खान साहब या किसी साफ सुथरे इंसान को टिकट होता तो इंशाल्लाह सपा की जीत होती। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि एक बात सबसे मालूम करना चाहता हूँ कि ठेकेदार की ठेकेदारी को अवाम ने दफन किया या नहीं। अब वो ठेकेदार किसे कहना चाहते हैं और क्या उसका चाहते हैं? देखिए मैं दूसरे सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि ये अंदरूनी सवाल है उनकी पार्टी का। पहले सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने जो कहा, देखिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मौजम खान साहब भी अगर चुनाव लड़ते तो वो मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना अंदाज है हो सकता है वो गलत हो जाता, वो नहीं जीत पाते। बताइए उसकी, मैं उसकी वजह बताता हूँ। अभी मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, एंटी इनकम्बेंसी। अब मैं आपको दूसरा शब्द बता रहा हूँ, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है वसीम भाई, कि वो होता है जो नहीं होता लेकिन वो बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में ये बना हुआ है कि ये किसी वर्ग विशेष के मसीहा है। अब अगर वो कोई गलती भी करते हैं, जीएसटी से परेशानी होती है, लॉकडाउन से परेशानी होती है, और मान लीजिए अब नोटबंदी से परेशानी होती है, जो लोग सब झेल जाते हैं। सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं, बिजली के रेट बढ़ते हैं, रोडवेज के रेट बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हमारा आदमी बहुत सही कर रहा है। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन आप नहीं बदल सकते। मौजम खान साहब के बारे में ये परसेप्शन बन गया था 10 साल में कि जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं, आपने कहा कि साहब वो चेयरमैन साहब हमारे घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनवा दीजिए। क्यों? कि साहब वो बहुत तेज़ बाइक चलती है और बच्चों का खतरा रहता है वो उसमें ना आ जाए। उन्होंने बनवा दिया।
अब आफ्ताब भाई पहुंचे कि साहब हम भी पत्रकार हैं, हमारे घर के सामने बनवा दीजिए। उन्होंने घर के सामने बनवा, मुझे बताइए कितने लोगों के घर के सामने बनवा देंगे वो? बिल्कुल सही। अब वो बाकी के लोग नाराज होने हैं, और वो तादाद पता कितनी? बिल्कुल जायज बात है, मैंने देखा है रामपुरे में इस तरीके से इतने खड़े हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। बना दिए जैसे कि लोग वहीं पे सो रहे हों या वहीं पे दस्तरखान लगा रखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए वसीम भाई, जिस पर गौर नहीं किया, हमारे हो सकता है चेयरमैन साहब ने भी ना किया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ चूंकि मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। जब आप एक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, उस आदमी के, इसके परिवार के लोग 50 लोग, उससे और जुड़े हुए 100 लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन जो लेडीज़ रिक्शा में बैठ के जाती हैं जिसमें शॉकर नहीं होते, जो पीछे बाइक पर स्कूटर पर बैठ के जाती हैं जिसमें बच्चा गोद में होता है और वो उछल जाते हैं, चोट लग जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, जिनके कमर में दर्द है, पेट में जो है बड़ी परेशानी होती है बाइक चलाने में, वो कितने नाराज हो गए। मरीज हैं, जैसे मैं अक्सर महसूस किया है, मैं वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने जाता हूँ अपनी वालदा को लेकर के, तो बाइक ले जाता हूँ तो एकदम से वो इतने खड़े ब्रेकर बना रखे हैं कि उछलना पड़ जाता है, और वो वालदा पीछे से मतलब बाइक स्लो होने के बाद भी मुझे आती है, देख के चला रहा तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो आप बताइए मुझे मौजम खान साहब इस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे बचते? और ये एक नहीं है, मान लीजिए आपने कहा कूड़ेदान रखवाना शहर में, आपने वो कूड़ेदान रखवा दिया, ठीक है, अब वो कूड़ेदान रखवाने के बाद में बाकी लोगों ने उसकी मुखालफत करी कि साहब ये कूड़ेदान हटवाइए, हमारे घर के सामने से गंदगी फैल रही है। अब उन्होंने उसे आगे इधर उधर कर दिया, दूसरा आदमी आया साहब इसे हटवाइए, तो कुछ लोग जब हटवा देंगे अब नाराज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी तो चलेगी साथ साथ। बिल्कुल सही बात। मैं एक ये सवाल ये करना चाह रहा था कि अभी बात चल रही थी समाजवादी की, अभी इससे पीछा नहीं छूट रहा है हमारा। समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, क्या वो कोई ऑप्शन तलाश कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। मेरा मानना यह है अगर समाजवादी पार्टी की जगह लोगों को विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर नजीबाबाद का जो सर्वे करता हूँ उसमें दो बातें मेरे सामने आती हैं। पार्टियों ने लोगों का धर्मों के आधार पर एक डिवीज़न कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया है कि मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ सिर्फ किया पार्टियों ने है। तो उसमें मुसलमानों की पहली चॉइस ये नहीं रहती कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, हमें बीएसपी को जिताना है, हमें आम आदमी पार्टी को जिताना है। उनकी मंशा ये रहती है बीजेपी को कौन हरा रहा है। अभी तक ये लगता था कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी हरा सकती है, उसने हराया भी, लेकिन हराने के बाद में वो सरकार नहीं बना पाई। अब मुसलमानों को ये लग रहा है कि हमारा वोट लेने के बावजूद ये हमें भाजपा से या उसकी सरकार से जो भी कुछ हमें शिकायतें होती हैं उनको दूर नहीं करा पा रहा है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में ये है कि दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना एक वोट बैंक है, जो मेरा मानना है वो यादवों से बड़ा वोट बैंक है और वो आज भी उनके साथ मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर बीजेपी को ही हराने की मंशा हो और मुसलमान उसके साथ चले जाएं तो आसानी से हरा सकते हैं। जैसे पिछली बार लोकसभा में सपा का और बसपा का पैक्ट हुआ, उस पैक्ट में आपने देखा कि बसपा जो 0 पे थी वो 10 सीटों पर आ गई और जो समाजवादी पार्टी 5 पे थी वो 5 पे रही। इसका मतलब यह है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक शिफ्ट हुआ, लेकिन उधर से शिफ्ट नहीं हुआ, है ना। और उसके बावजूद एक काम क्या किया बहन जी ने, जो अक्सर अपने बयानों के लिए जो है विवादित रहती हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ और ये गठबंधन हम तोड़ लाए। तो लोगों को बड़ा बुरा लगा, खास करके मुसलमानों को, जिन्होंने उनको वोट दिया, बिना शर्त वोट दिया, उनकी जो नाराजगी थी बहन जी से उन्हें एक तरफ रख के वोट दिया, उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो मेरा मानना यह है कि बीएसपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं। और आम आदमी पार्टी की भी यही कहानी, वो भले से बहुत अच्छी योजनाएं चला रहा है लेकिन वो मुस्लिम मुद्दों पे बिल्कुल चुप रहते हैं। शाहीन बाग नहीं जाते, बुलडोजर चलता है उस पर नहीं जाते, कोई और दंगा होता है उस पर नहीं जाते पूछने के लिए। आपको वोट तो चाहिए, उनकी राजनीति का नया तरीका बिल्कुल अलग है। तो वो भी मुसलमानों के गले नहीं उतरेगी। और कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है नहीं, जबकि कांग्रेस नेशनल लेवल पर अच्छा कर रही है। अभी कर्नाटक में आई है, हिमाचल में हराया है, और जगह भी राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं सही सब मुद्दों पर। और नफरत की दुकान बंद करो और मोहब्बत की दुकान शुरू करो और सब लोग एक हैं, सबके बराबर। देश में तो कांग्रेस का जनाधार अभी लगभग समाप्ति। हाँ मैं यूँ कह रहा हूँ तो उसमें कोई संभावना नहीं है। तो मुसलमानों का भी पहला जो वो है चुनाव, ये पसंद वो समाजवादी पार्टी तब तक बनी रहेगी जब तक कोई दूसरा विकल्प ना है। लेकिन जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसका इफेक्ट यूपी में पड़ सकता है कांग्रेस को लेकर? नहीं, देखिए मैंने कहा ना अभी कि ये बात देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई पार्टी विकल्प बनती है समाजवादी पार्टी का तो उसका अपना वोट बैंक कहाँ है। अब जैसे आपने देखा हो कांग्रेस के पास कोई भी वोट बैंक नहीं बचा, 2% वोट, एक सीट। कुल मिला के जो नतीजा ये है यही है कि आने वाले टाइम में अभी है समाजवादी पार्टी। हाँ, मुझे तो निर्दलीय की भी संभावना नहीं लगती। लोग कह रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन विधानसभा का कोई होगा और कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए तो देखिए चेयरमैन से विधानसभा में बहुत फर्क होता है। और दूसरे तस्लीम भाई ने इतनी अच्छी पकड़ बना रखी है, इतना अच्छा काम लोगों के दिल पे वो छाए हुए हैं कि पर्सनली उनसे जाके जो मिलता है उनके कोई काम में कोई कमी नहीं है। अभी लोगों ने ये नहीं देखा है कि जब दूसरी पार्टी का विधायक बनेगा और दूसरे वोट बैंक से बनेगा तो उसका रवैया क्या होगा। बिल्कुल, माशाल्लाह काफ़ी
अच्छे जवाबात मिल रहे हैं और इशारों और किनारों में बात करने का अंदाज भी माशाल्लाह पहली मरतबा आपसे इस टॉपिक पर इस तरह से गुफ्तगू हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए हम आते हैं अभी नजीबाबाद की पॉलिटिक्स के ऊपर। मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ मैं वसीम कुरैशी जी के बारे में। एक उनका वक़ार है भाजपा में, अभी मोहन भागवत जी से भी वो मिले थे, लेकिन आपके नज़दीक उनका क्या फ्यूचर है बीजेपी में? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्हें अभी काम करने के लिए वेटिंग में रखा गया है और अभी जो टिकट मिलने की बात आई थी चेयरमैनी में, मैं उसे कोई धोखा नहीं मानता हूँ। पार्टी के अंदरूनी राजनीति थी कि जो पहले से 2 गुट हैं वो पार्टी ने तय किया कि उन गुटों को और उन वर्गों को उन लोगों को नाराज़ नहीं करना है। अभी वसीम कुरैशी के ज़रिए उनकी बिरादरी या और नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन जो पहले से हैं उन्हें नाराज़ नहीं करना है। और वो उनके नाम पर सहमत नहीं थे, एक गुट सहमत था, एक गुट उनका टिकट काटना चाहता था, लिहाजा वो उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन विधानसभा के लिए अगर उनको संभाल के रखा गया है और उन्हें कहा गया कि आप 4 साल काम कीजिए, उसके बाद में टिकट दिया जाएगा, तो मुझे अभी मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा था कि मुझे ये डाउट है कि अगर उन्हें टिकट मिल भी जाता है बीजेपी का, तो मुसलमानों का हाथ कमल के फूल पर निशान लगाने के लिए चल जाएगा और हिंदू भाइयों का हाथ जो एक मुसलमान को वोट देने के लिए चल जाएगा। मुझे इसमें कम से कम विधानसभा चुनाव में तो पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली मरतबा ये निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 अपने टिकट दिए हैं। वो उसका एक आंकड़ा है पूरा कि नगर पालिका में 6 और नगर पंचायत में 32, सभासद में 257 और पार्षद के 100 के लगभग। आखिर पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बीजेपी ने कुछ यकीन बनाया या एक ही पॉलिटिकल स्टेप था? तो देखिए, दोनों बातें हैं। अभी तक ये छवि बनी हुई है बीजेपी की कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है जी, जबकि ऐसा मतलब है ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों में जो बात करता हूँ मैं, मुझे यही जवाब मिलता है इस तरह का ज़्यादातर लोगों से। तो उसके पीछे कुछ उनके काम या कुछ नीतियाँ या कुछ इस तरह की बातें होंगी, जिसमें ये भी शामिल है कि उनका आज की तारीख में किसी विधानसभा में कोई विधायक, कोई एमपी, कोई राज्यसभा से अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा कि जिसमें कोई मुस्लिम चेहरा कोई बड़ा हो। राज्यसभा में तो शायद लाए भी हैं, लेकिन कोई चुन के नहीं आ रहा, किसी को टिकट नहीं मिल रहा। तो लोग ये मानते हैं कि विधानसभा लोकसभा से ज़्यादा ताकत मिलती है अगर आप टिकट देते हैं, लेकिन वो टिकट इसलिए नहीं देते कि वोट नहीं मिलता, तो वो उनकी अपनी मजबूरी पार्टी की। लेकिन ये जो आप बात बता रहा हो कि ये जो टिकट दिए गए थे, ये इसलिए दिए गए थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं होना पार्टी को। इसमें यह था कि जहाँ जहाँ टिकट दिए, मान लीजिए कोई मुस्लिम अपनी सीट निकाल सकता है, मेंबर की, चेयरमैनी की, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, तो उससे बीजेपी का मुसलमानों के बीच में एक जनाधार बढ़ेगा। और अब आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि सपा के प्रति नाराजगी का लेवल क्या है, जहाँ बीजेपी में भी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो राजनीति की पोलराइजेशन है, इससे जनता बहुत ज़्यादा उब रही है? ऐसा है कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? चलिए फिर आता हूँ मैं लोकल राजनीति के सवाल की तरफ। अभी एक शख्स है अब्दुल्ला गुलजार कासमी, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा और ज़मीन से जुड़ के लड़े हैं। 6 महीने 7 महीने ज़बरदस्त मेहनत की है और एक एक बिंदु के ऊपर मेहनत की है, लेकिन वो हार गए। क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, 2 बातें हैं। अब्दुल्ला गुलजार साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, मिलता हूँ उनसे, मिलकर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, उनके काम, उन्होंने रिक्शाएं चला रखी थी लेडीज़ के लिए फ्री, उनके यहाँ भंडारा चल रहा था, कोई भी आए जो भी मतलब वो है सारी फैसिलिटीज, पैसा खर्च करना, मिलना। मजहबी आदमी है, चेहरा माशाल्लाह बड़ा नूरानी है, मतलब बाशरे हैं। और उनके भी आलिम, और जैसे मौज़म इंजीनियर साहब के हैं, उनके भी इमामों से और आलिमों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन कई बार वसीम भाई क्या होता है कि जो समर्थक हैं हमारे, वो गलती कर जाते हैं। ये मेरी जानकारी में आया, मतलब मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके बिरादरी के लेवल पर सपोर्ट करना चाहा। उन्होंने नहीं मांगा सपोर्ट बिरादरी से, लेकिन सपोर्ट करना चाहा, और उसमें एक डेटा दे दिया कि साहब हमारी बिरादरी 12,000 के लगभग है। हमारा तो आंकड़ा ही 12,000 से 10,000 से शुरू हो गया। मैंने फिर बाद में उन लोगों से बातचीत करते हुए समझाया कि अगर पहली बात तो ये आंकड़े जो बिरादरी के हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 2011 का सेंसस देखिए, उसमें मजहब के बेस पर आपको आंकड़े मिल जाएंगे, वो ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं। और आप वोटर लिस्ट लेके बैठे हैं अगर, तो हिंदू और मुसलमान के नाम आप गिन भी सकते हैं। एक ये चीज़ बिल्कुल नहीं, बिरादरी का कोई डेटा नहीं है और ना ही बिरादरी का कोई डेटा आप, हाँ, एक सिर्फ अंदाज़ा है और लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मैंने ये भी देखा, अगर मैं कुरैशी बिरादरी और ये सैफी बिरादरी और खां बिरादरी सबकी जोड़ लूँ ना, तो 76,000 के बजाय 2-3 लाख वोट हो जाए। जैसे बताया जाता है कि मैं सैफी बिरादरी के 11,000 वोट, 11,000 है तो वोट कहाँ है? वोट कहाँ है? तो मैं यही बता रहा था कि मुझे पता ये लगा कि वो जो 11-12,000 वोट बताए जा रहे थे, एक्चुअली वो 6,000 वोट थे। और जो 6,000 वोट नहीं, 6,000 तादाद थी, और 6,000 जो तादाद थी उसमें बच्चों के वोट नहीं होते हैं।
उसमें 3000 वोट थे, और 3000 जो वोट थे उसमें 1500 वोट पड़े थे 50%, और 1500 वोट जो पड़े थे उसमें 1000 वोट मिल गए आपको। वहाँ रही है जी। आफ्ताब भाई कोई क्वेश्चन उसमें जो ऑनलाइन आया हो तो उसमें बताइए। जी, यहाँ तो रहमान भाई थोड़ा सा नाराजगी जता रहे हैं, वो भी बात और इसमें वसीम साहब, आपके आफ्ताब भाई आपसे माजरत चाहते हुए एक बात और जोड़ूंगा। अब्दुल्ला गुलजार साहब की बात आई, कभी वो जहन से मिस हो जाए। अब्दुल्ला गुलजार साहब ने 2 काम बड़े अच्छे किए मेरे साथ। वो क्या? उन्होंने नारा दिया बदलाव का। ये बदलाव का नारा जो और लोगों को देना चाहिए था वो नहीं दिया किसी ने। बदलाव पे बड़ा फोकस करा, बड़ा जोर दिया उन्होंने। दूसरी बात क्या थी? एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे थे उन्होंने पोस्टर छाप के बाकायदा वो लोगों के दिमाग में ऐसे बैठा दिए, आते जाते लोगों ने पढ़े दीवारों पर लगे हुए पोस्टर। हालांकि वो हमारे चेयरमैन साहब को नागवार गुजरे होंगे, कुछ लोगों ने उसे कंडम भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी उन्होंने हकीकत बयानी की है, हकीकत बयानी जो शहर की है, प्लांट तरीके हाँ, जो से जिसके प्रेजेंट लिए- कंडीशन हमारे शहर की है वो उन्होंने बयान की। हाँ, जिसके लिए समझ और साथ साथ हिम्मत चाहिए थी। हर आदमी जो है इस मामले में बहुत बिल्कुल, आगे बढ़ बिल्कुल। के नहीं बोलता। नहीं तो बोल मैं ये पाता। कहना चाहूंगा आपसे, जो बदलाव का नारा दिया था और जो एंटी इनकम्बेंसी के उन्होंने काम किया था, अगर उन्हें MIM का लेवल ना लगा होता, MIM के लेवल से, MIM के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसा मानते हैं वो भाजपा से बी टीम है, उसे भाजपा को फायदा पहुंचता है जहां जहां वो चुनाव लड़ती है। जी जी। इसका अब्दुल्ला गुलजार को नुकसान हुआ। अब्दुल्ला गुलजार अगर निर्दलीय खड़े होते तो मेरा मानना है उनको ज्यादा वोट मिलते। एक बात। दूसरी बात क्या, उन्होंने बदलाव का जो नारा दिया, और दूसरे उन्होंने जो ये एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे हाईलाइट किए, इसका फायदा मौजूदा इंजीनियर ले गए। बिल्कुल। वो वोट उधर चला गया, लोगों ने कहा बदलाव भी करेंगे और इन एंटी इनकम्बेंसी पे वोट भी देंगे, लेकिन आप नहीं हरा पा रहे हैं मौजूदा खान साहब को, ये हरा रहे हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं। ये हुआ उनका रोल। ये जी, क्या कह रहे थे आप सब? रहमान भाई एक बात फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं। नजीबाबाद शहर की राजनीति को 30 साल से नजदीक से देखता आ रहा हूँ। बहुत इलेक्शन लड़ाए, यहाँ की आवाम साफ छवि के उम्मीदवार को ही जिताती है। सपा के जिम्मेदारों ने ये गलती कर दी, अपने लालच में। नतीजा सामने है। आपने मेरा सवाल नहीं लिया तो मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा। तो देखिए ऐसा है, ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके बारे में पार्टी के नेताओं को जाहिर बात है अच्छी जानकारी होगी, वो अगर कह रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि फैसल को जहाँ तक मैं जानता हूँ, फैसल का जिस दिन तक नॉमिनेशन हुआ उस दिन तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। और दूसरी बात यह कि उनकी कोई छवि ऐसी भूमाफिया की या कोई बदमाश वाली या कोई माफिया वाली मैंने कहीं इस तरह की कोई बात उनमें देखी नहीं, जो मेरी जानकारी है। जी। लेकिन ये पार्टियों में होता है कि जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उन पर ये आरोप लगाए गए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि विधायक जी की वजह से जो मुझे लग रहा था कि विधायक जी का जो सपोर्ट है वो फैसल को मिलेगा, सिंबल पे जो वोट मिल रहे हैं वो फैसल को मिलेंगे, और फैसल जो अपनी मेहनत करेंगे उसके वोट मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिल पाया कि मौजूद खान साहब अपनी शख्सियत के हिसाब से उस पर भारी पड़ गए। भारी पड़ गए, सही वरना बात। फैसल साहब की कोई कमी नहीं थी इसमें टिकट दिलवाने में। मैं इतना बुरी बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर मौजूद खान साहब भी टिकट ले आते तो वो अब की बार मौजूद इंजीनियर से जीत नहीं पाते, ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है जीत भी जाते हैं, मेरा अंदाजा है कि नहीं जीत पाते। जो मुद्दे उठाए गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, मान लीजिए वो पार्क का हो, कॉलेज का हो, या MGM इंटर कॉलेज का हो, या जो हमारे यहाँ स्टेप ग्राउंड वाला मैटर चल रहा है, खेलने कूदने के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, वो सभी मुद्दे जो हावी रहे और वो एंटी इनकम्बेंसी के रूप में उभरे, वो मौजूद खिलाफ उभरे। यही कहना चाहता हूँ। एक सवाल आया है, हमारे दोस्त हैं आसिम जलालाबादी, उन्होंने सवाल भेजा है मुझे कि पिछले दिनों नए वोट बनाने का जो अभियान चला था उसमें मुस्लिम दावेदारों ने दिलचस्पी नहीं ली। ना तो चेयरमैन पद के दावेदारों ने वोट बनवाने के लिए गंभीरता दिखाई और ना ही सभासद पद के दावेदारों ने इसमें दिलचस्पी ली। चेयरमैन पद के दावेदार तो हवा में ही गांठ बांधते फिरे, जिस कारण पोलिंग कम हुआ। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मुझे सब लोगों के बारे में तो जानकारी नहीं है। मौजूद इंजीनियर साहब चूँकि मेरे परिचित रहे हैं, दोस्त रहे हैं, मैं उनके पास अक्सर जाता आता था, उनकी तैयारियां देखता था चुनाव की जो चल रही हैं। उन्होंने बाकायदा इसके काम के लिए एक ऑफिस बनाया हुआ था, अपना स्टाफ लगाया हुआ था, और वो सारी सुविधाएं लोगों को फॉर्म भरने से लेकर और लिस्ट देखने तक की सब प्रोवाइड करा रहे थे। और मुझे लगता है कि शायद और लोगों ने भी कराया होगा, मैं उनके बारे में भी नहीं कह सकता कि नहीं कराया, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी क्या हुई कि आपने, हम लोग पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे वसीम भाई और आफ्ताब भाई, कि जो नगर पालिका की हों, विधानसभा की हों, लोकसभा की हों, जो भी मतदाता सूचियाँ हैं वो उन्हीं बूथ पर प्रदर्शित की जाती हैं चुनाव से पहले, जिन बूथ पर आपका वोट पड़ना होता है। और वहाँ जाके आपको नाम कटवाना है या नाम जुड़वाना है या सही कराना है, वो आपको करना होता है। तो देखिए, बेसिक जिम्मेदारी तो उन्हीं नागरिकों की है कि वो उसको जाकर वो चेक करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के बैठ जाते हैं कि पिछली बार हमारा वोट था तो अब की बार भी हमारा वोट होगा, और ये इसी का नतीजा था कि बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए। नहीं, बार पिछली बार चेयरमैन के ही चुनाव में लोगों के वोट आए थे और सीनियर पर्सन, मतलब या मान लीजिए मेरे फादर हैं या मेरी मदर है, उनका वोट आया था,
तो हम लोग सेटिस्फाई हैं कि पिछली बार चुनाव में वोट आया था। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये मान के बैठे थे कि वोट बना पिछली बार हमारा था तो वोट अब की बार भी होगा। लेकिन देखिए क्या शरारत होती है कि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो वोट बैंक हैं पार्टियों के उनमें थोड़ा सा फर्क है, यानी कि अगर 2000 4000 इधर उधर हो जाएं तो दूसरा कैंडिडेट जीत जाएगा। और ये शरारत सभी पार्टियां करती हैं, मैं इसमें बीजेपी पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, जिसकी भी सरकार होती है वो थोड़ी बहुत शरारतें करते हैं। कब ज़्यादा हो रही होंगी ये हो सकता है। तो हुआ ये कि जो पिछली बार वोट थे वो वोट काट दिए गए कुछ लोगों को, और उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन बिरादरी है, कौन जाति है, कौन धर्म है, मतलब जिसके जो हिसाब से काटने थे अपने हिसाब से काट दिए। तो नतीजा ये हुआ कि उस टाइम हमारी जो ये भूल रही, लापरवाही रही कि हमने वो वोट अपने जाके चेक नहीं किया आखिरी बार उसमें, तो वो वोट काट दिया। लेकिन उसका एक हल है, मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, लोगों को सोशल मीडिया में बताया भी, पर्सनली भी बताया, लेकिन हम लोग करते नहीं कि आप इसके बारे में एक RTI कीजिए कि मेरा वोट पिछली बार था और इस बार वोट काट दिया गया। वोट काटने के सिर्फ 2 ही पैमाने होते हैं, क्या? एक तो आदमी का इस दुनिया से चले जाना, एक आदमी का शहर से छोड़ के कहीं और चले जाना, तीसरी कोई वजह नहीं है। आप ये बताइए वोट आपने मेरा किस बेस पे काटा इन दोनों में से? और इस बात को बताने के लिए कौन से गवाह हैं आपके पास? उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर मुझे दीजिए और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मेरा ये संवैधानिक अधिकार आपने खत्म कर दिया। फिर देखिए अगर सजा ना मिले तो, और अगली बार वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, BLO को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ईमानदारी से। सबसे ज्यादा नागरिकों को और इन नेताओं को जो चुनाव लड़ना है उनको निभानी चाहिए। हाँ। इकबाल साहब, हमारे पास अभी 1-2 सवाल और बाकी हैं आपसे रिलेटेड। बात ये हुई कि अभी हमने यहाँ फैसल साहब की बात छेड़ी थी, और फैसल साहब के बारे में जहाँ तक कंक्लूजन निकलता है, ऐसा महसूस होता है कि समाजवादी पार्टी से नाराज़गी उनको ले डूबी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब की, तो वहाँ जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों के दिमाग में है कि जो AIM है ये BJP की B पार्टी है। अब बात करते हैं मौज़म खां साहब, एडवोकेट साहब की, जिन्होंने 10 साल चेयरमैनशिप की है। उनके साथ अगर हम बात करें, आला तालीम वाले हैं, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, बेहतरीन ख़ानदानी रिकॉर्ड है, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ने का तरीक़ा रहा वो सिर्फ हार जीत की तरफ नहीं रहा, वो सिर्फ एक उसको दूसरी सामने वाली पार्टी को कैसे रहना, वो उसमें उस चक्कर में वो रह गए। अब बात आती है इंजीनियर मौज़म साहब की, वो बेशक जीत गए और वो आवाम ने उनको चेयरमैन बना दिया, लेकिन इस वक्त ये जो ताज है और शहर एक तरीके से खोख रहा है, कांटों भरा ताज है, इस 5 साल में मौज़म साहब शहर के लिए क्या बहुत कुछ कर पाएंगे या कुछ ही कर पाएंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मौज़म इंजीनियर साहब को लेके अपना नज़रिया है और जानकारी है, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा उनसे कोई करीब का कोई नाता है या मेरा कोई उनसे फ़ायदा नुकसान जुड़ा हुआ है। ये तो जो भी चेयरमैन बनेगा, आपके पत्रकारों के हमारे तो काम हो ही जाते हैं, जो जायज़ काम है हम तो करा ही लाते हैं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि आम पब्लिक के लिए कौन बेहतर है और कौन आदमी ऐसा होगा जिसमें संवेदनशीलता हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें क्वालिटी हो। इस बात से मतलब नहीं कि पहले के लोग ऐसे नहीं थे, मैं कह रहा हूँ मतलब लोग ये देखना चाहते हैं कि इनमें क्या अलग है। आपने जो बात पूछी, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, जितना मौज़म इंजीनियर को पिछले 30-35 साल से मैं जानता हूँ, कि उनके काम में आपको जो इंजीनियर लफ्ज़ लगा हुआ है नाम में, वो काम में दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा इसी टेबल पे कहा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठ के गए थे, बिल्कुल कि अगर मैं रोड बनाऊंगा तो कैमरे की रोशनी में होगा, कितने ताशले रेत होगा, कितने बजरी होगी, कितना सीमेंट होगा, कितना पानी होगा, जी, वो सब की क्वांटिटी सब पब्लिक के सामने होगा। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये फ़र्क आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, देखिए एक चीज़ ये होती है कि कोई आदमी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए जी, और आप उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपका एक टाइम है कि आप अपने ऑफिस में इतने बजे पहुँचेंगे तभी बात करेंगे। वो आदमी चाहता है कि वो बहुत इमरजेंसी में, आप उसकी बात अभी सुन लें, काम ना कराएं चाहे। ये बात मौज़म इंजीनियर मिलेगी आपको, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और लोग इस बात से बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरी बात सुन ली। जैसे आपने देखा होगा थाने में इंस्पेक्टर के पास, पुलिस के पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं मैं इंस्पेक्टर साहब आपको बताने आया हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, किसी दिन बड़ा मामला हो जाएगा, सिर्फ बताने आया हूँ। वो कार्रवाई नहीं चाहते, गिरफ्तारी नहीं चाहते, मुकदमा नहीं कायम कराना, छुड़ाना चाहते हैं जी। तो लोगों के पास सुनने के लिए वक्त नहीं होता, वो उपलब्ध नहीं होते लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मौज़म इंजीनियर अपने सब काम छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना अपार्टमेंट जो बना रहे हैं वो गैलेक्सी वाला, उसे छोड़ के सबसे ज़्यादा वक्त इस काम के लिए लगाएंगे कि लोगों के करीब रहेंगे, लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि नगर पालिका के कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि एक फ़ोन कॉल पर या ऑनलाइन हो जाए। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि वो एक छुट्टी लेके पूरी और सारा दिन वहाँ पर नगर पालिका के चक्कर काटे। नगर पालिका का भी वही ढल रहा है, आपको मालूम है, अब तक जो बिजली विभाग का या GST विभाग का, तहसील का, थाने का है, वही नगर पालिका कर रहा है। तो आपको उनके काम करने की शैली में 6 महीने के अंदर अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ,
तो ये सब चीज़ें जो मौजूद इंजीनियर लेके चलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने वायदे करे हैं, जो मैनिफेस्टो है, वो फौरन पूरा हो जाएगा पद पे बैठते ही, शपथ लेते ही। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन काम होंगे जो उन्होंने कहा है, और काम क्वालिटी के होंगे, और काम ज़रूर होंगे। अगर काम होंगे तो समझ लीजिए कि अगले 5 साल की तैयारी है। बिल्कुल, मतलब सियासत का रुख भी बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। वो एक टॉपिक है कि सियासत का रुख भी बदलेगा, तो इसका मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि इस बार सियासत का रुख भी बदलेगा। देखिए, मैंने बताया नहीं, जितना मैं उन्हें जानता हूँ और जितना मैं उन्हें समझा हूँ, उन्होंने एक नई लकीर खींचनी है नजीबाबाद में, और एक काम उन्होंने कर दिया है, आपने देखा होगा, जो सत्ता के 2 केंद्र थे नजीबाबाद में, जी जी, एक निर्दलीय होते हुए उन्होंने चुनाव जीत के, और इतने भारी अंतर से जीत के, ये साबित कर दिया है कि उनकी पकड़ जनता की जमीन पर है, जमीन से जुड़े हुए हैं वो। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, ये जो मैं सर्वे करता हूँ, आपको एक बात बीच में रोक के बता दूँ, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, तो 10 में से 4-5 लोग मुझसे कह रहे थे कि चुनाव से पहले ही कि हम हवाई जहाज को वोट देंगे। तो 4 और 5 का मतलब मैंने लगाया 4.5, 45%। मैंने वहाँ पर माना 15 से 19,000। तो ये बात मैंने उसी दिन लिख दी थी जिस दिन पोलिंग हुआ था, और जब काउंटिंग हुई तो वो 17,000 वोट आए। तो ये क्या होता है, लोग मुझसे विश्वास करते हैं कि मैं मुझसे जो बात बताएंगे वो सीक्रेट रहेगी, वो खान साहब तक या विधायक जी तक या मौजूद इंजीनियर तक नहीं जाएगी कि वो तो आपका मुखालफत कर रहा है, आप तो उसे बहुत खास आदमी समझते हैं। क्योंकि आजकल लोग ड्रामेबाजी बहुत कर लेते हैं, मैंने देखा। वो कोई प्रत्याशी आएगा, उसके गले मिलेंगे, उसे कहेंगे अरे आप तो हमारे भाई हो, आप तो हमारे दोस्त हो, और ये कहने की बात थी कि हम तो वोट आपको ही देंगे, दूसरा आएगा उसकी कहेंगे। और आपने देखा बड़ी बड़ी शहर की हस्तियां, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, एक दिन एक के मंच पे बैठी, दूसरे दिन दूसरे की सदारत बैठक में 3 प्रत्याशियों का स्वागत समारोह हो रहा है। ऐसे में इकबाल भाई, आप विपक्ष की क्या भूमिका मानते हैं? कहाँ? देखिए, विपक्ष की भूमिका तो ये होगी, और मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, और बल्कि मैं पत्रकारों की भूमिका भी चाहता हूँ, और आप लोगों से भी अपील करूँगा कि आप बिल्कुल इसमें लिहाज ना करें, बिल्कुल इसमें रहम ना करें। जहाँ कहीं भी आपको कोई कमी दिखाई पड़े या कोई गलती दिखाई पड़े, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों का पुतला है। अगर वो चेयरमैन बनेंगे और वो अच्छे काम करना चाहते हैं, और कुछ कमी आपको नज़र आ रही है, और विपक्ष वाले उन्हें बताते हैं इस बात को, और आप उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं, तो बेहतर होगा, वो उसमें सुधार करेंगे। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है कि आपने उनकी गलती पकड़ ली तो वो आपसे नाराज हो गए और आपको मुखालिफ के बजाय जो है दुश्मन मान के चलने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये मौसम से रिलेटेड हो गया। अब मान लीजिए वो, अगर हम समझे कि मौसम खान साहब जो इस बार चुनाव हार गए हैं, उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, मुझे लगता है मौसम खान साहब के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, उनमें एक मैच्योरिटी है, और वो जो पढ़े लिखे होने की या अच्छी फैमिली से आने की या अच्छे उनमें जो तौर तरीक़ों की बात कही जाती है, उसमें ये बात शामिल है। जैसे मैं कहूँ कि आप भी, मैं भी अपने सगे भाई से भी किसी बात पर डिसएग्री हो सकते हैं, उनसे भी डिसएग्री होंगे कुछ मुद्दों पर, लेकिन वो बंदा कभी थाने नहीं गया अपने 10 साल के कार्यकाल में। थाने कौन लोग जाते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जाने पर थाने में किस तरह से काम होते हैं। उन्होंने लाइन खींचती कि ना, मैं थाने नहीं जाऊँगा, मैं, जबकि वो काम कभी फ़ोन कर दिया दरोगा को, इंस्पेक्टर को, किसी और को सौंप दिया, भाई आप करा दो, लेकिन वो थाने नहीं जाते क्योंकि उससे इमेज डाउन होती है। दूसरे, मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि जो और लोग होते हैं और नेता होते हैं और कोई बात करते हैं, तो वो कुछ मामलों में, जैसे मान लीजिए कई सारी ऐसी चीज़ें थी नगर पालिका में कि जिनका लोगों को पता भी नहीं लगता, वो कर सकते थे इस तरह की चीज़ें, वो उन्होंने उस तरह की चीज़ें नहीं की। कुछ चीज़ें वक़ार के तौर पर, एक स्टैंडर्ड के तौर पर बचा के रखी निजी बात। अब ये क्वालिटीज़ जो हैं उम्र के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से आती हैं, और लोगों में भी आएंगी तो वक्त लगेगा। तो वो जो उनकी क्वालिटीज़ रही हैं, उस क्वालिटी की बेस पे मैं आपसे ये उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ कि वो कोई भी नेगेटिव काम नहीं करेंगे। क्यों? अभी रिजल्ट नहीं आया था, आपने देखा होगा, उनकी पोस्ट वायरल हुई। उन्होंने कहा नजीबाबाद की जनता ने जो भी फैसला किया है, मैं उसको तहे दिल से मतलब जो कबूल करूँगा, और जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात से आपको पता लग रहा होगा कि उन्हें रिजल्ट का एडवांस अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उसको वो कबूल कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, और लोगों में एकता भाईचारे की बात करते हैं, कि स्टैंडर्ड की बात भाषा बोलते हैं। कभी कभी आदमी की जबान फिसल जाती है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं चुनाव के दौरान, वो दौर गुजर गया। एक आखिरी सवाल अब आपसे रिलेटेड है, अभी तक तो आवाम से हो रहा था, अब आपसे रिलेटेड है कि जब ये चुनाव हुआ तो उससे एक दिन पहले आपने कहा कि मौज़म इंजीनियर साहब की ज़बरदस्त लहर है। 4 मई को आपने कहा कि मौज़म साहब 17 से 19,000 वोट लेकर जा रहे हैं। इतना सटीक सर्वे आपने कैसे किया है? थोड़ा सा गुण तो हमें मिलना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये राज की बात है अगर मैं ये आउट कर दूंगा तो फिर वो सभी का ले लेकिन फिर भी आपने एक बात पूछी, आप भाई हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं, और मेरे हो सकता है दर्शक भी नजीबाद के जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आपको। देखिए, पहली मेरी कोशिश ये रही है कि कोई भी आदमी हो, वो किसी न किसी को वोट करता है, और वो किसी को सपोर्ट भी करता है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं किसी को वोट नहीं करता और किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो झूठ बोल रहा है। हर आदमी करता है,
बिल्कुल। लेकिन होता यह है कि हमारे समाज में इस तरह की बात करने से एक राय बन जाती है कि आफ्ताब साहब तो मौज़म खान साहब के आदमी हैं और ये जो हैं वो उनके फैसल के आदमी हैं। तो मौज़म इंजीनियर वाला समर्थक आपसे बताएगा नहीं, मैं किसका सही राय बताएगा नहीं, क्योंकि उसे ये लगेगा कि यार ये जाके उनको बता दें, अगर वो मुझसे नाराज़ रहेंगे और वो चेयरमैन बन गए तो बड़ी भारी कीमत कहीं चुकानी न पड़ जाए, या कोई भाई चेयरमैन और या विधायक उनके लिए बड़े आदमी होते हैं, तो इनसे क्यों नाराज़गी मोल ली जाए। तो आपसे वो कहेगा कि आप किसे लड़ा रहे हैं, आप बोलेंगे मैं तो फैसल साहब के साथ हूँ, बोले हम भी फैसल साहब के साथ हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारी बिरादरी के हैं, वो इस तरह से करके आपका दिल रख लेंगे। मैं इस काम में ये बहुत एहतियात बरतता हूँ। मेरे पास ऑफ़र आए और जबकि मैं बहुत छोटा दादना सा आदमी हूँ, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, कोई खास मेरी पढ़ाई लिखाई की कुछ नहीं है कि आप हमारा चुनाव लड़ाइए। मैंने देखी मैं राजनीति के नहीं हूँ, मैं आपका चुनाव लड़ा, या आप हमारा संचालन कर दीजिए। पता नहीं कैसे लोगों को लगता है कि मैं संचालन में कोई खास बात है, मैं संचालन नहीं करूँगा। आप हमारे मुख्य वक्ता बन जाइए, मैं नहीं बनूँगा। क्यों? अगर मैं ये वसीम भाई और आफ्ताब भाई कबूल कर लेता तो मेरे ऊपर एक टैग लग जाता जी। कि ये तो खुलेआम उनका चुनाव लड़ा रहे हैं, वहाँ उनके मंचों को देखा हमने इनको बैठे हुए। तो लेकिन इतनी गुंजाइश मेरे पास थी कि मैं उनके ऑफिस में भी, उनके ऑफिस में भी, उनके ऑफिस में भी जा सकता था, इंटरव्यू कर सकता था, बात कर सकता था। वो पत्रकार जाते ही हैं सब। तो मैंने ये दूरी बना के रखी कि अगर मैं भी जबकि किसी को सपोर्ट कर रहा था, मैं भी वोट कर रहा और तो सब लोग सपोर्ट करते ही। हाँ, और मैं गाइड भी कर रहा था किसी को, मैं ये छुपाने की बात नहीं है, जैसे मैं बेहतर समझूंगा। कोई मैं किसी से मतलब मेरे पर कोई दबाव तो है नहीं, कोई डर या लालच तो है नहीं मुझे। तो मैं ये बता रहा था आपसे कि वो जो मैंने निष्पक्ष इमेज बना के रखी और मैंने अपने जिन लोगों से सर्वे किया, मैंने उनसे यकीन दिलाया कि आपकी बात मुस्तकी रहेगी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मेरा फ़ोन बंद है, मैं आपसे लिखवा के नहीं ले रहा हूँ। देखो मेरे सामने कोई गवाह नहीं है कि आपकी गवाही देते कि इन्होंने ये बताया था। आप मुझे खुल के बताओ, आप किसे वोट करो, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उनको वोट क्यों नहीं दोगे, उनसे क्या नाराज़गी है। तो मुझे सही पिक्चर पता लगी और सही पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये एक हेल्थी डिस्कशन चल रहा था नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार जनाब इकबाल हिंदुस्तानी साहब से। ये उनका अपना नज़रिया था, कोई फैसला नहीं था। आवाम कुछ इससे सेटिस्फाई हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, लेकिन ये उनका अपना नज़रिया था जो आपके सामने पेश हो रहा था, कर रहे थे। आप लोगों के सवालात हम तक पहुंच रहे थे और हम सलाम नजीबाबाद के स्टेज के ज़रिए से आप इकबाल हिंदुस्तानी साहब से आपके सवाल रख रहे थे, वो बखूबी बड़ी तसल्ली बख्श आपको जवाब दे रहे थे। इसी तरह की किसी अगली शख्सियत से बहुत जल्द आपको मुलाकात इस स्टेज पर कराएंगे। हो सकता है कि नजीबाबाद के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जनाब मौज़म इंजीनियर साहब, हो सकता है कि अगले हमारे मेहमानों शपथ ग्रहण समारोह के बाद इंशाल्लाह जो भी आपको उनसे सवाल करने होंगे, हम उनके नाम की एक पोस्ट आपको डालेंगे और आप उसके ऊपर अपने सवालात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी स्टेज के ज़रिए से आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं और इकबाल हिंदुस्तानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, चलेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने लम्हात से चंद लम्हात हमारे लिए सर्व किए। दोस्तों, आपसे मैं विदा लेता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली मरतबा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।